hi and good afternoon everybody. Welcome to this brand new session of Akash Byju's NEET. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेके आई हूं. दिस इज अबाउट द चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ फिजिक्स. राइट, नीट के स्पेशली 2022 एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम गोना टेल यू अबाउट डू और डाई चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, जो कि आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाने चाहिए. राइट, वो तो जरूर करना है एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स एज वेल. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स एज वेल. आपको भी बहुत अच्छे से डायरेक्शन मिलेगा, बट स्पेशली फॉर नीट 2022. ओके, सो हियर वी गो. As you can see, right, किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, राइट, या तो हम शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर रिविजन कर रहे हैं. इन एनी केस, इन एनी रिविजन स्ट्रैटेजी, राइट, नोइंग व्हाट यू आर एमिंग फॉर मैटर्स अ लॉट. राइट, मतलब किसी भी वॉर में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला डिक्टेट क्या होता है? Know thy enemy. And here as well, right? In any preparation or revision strategy, know your syllabus. What exactly you are going to prepare for? कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, and so on and so forth. Especially when you are so close to the exam, right? So let's go. आज के इस सेशन में हम इसी पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू टेल यू मेनी थिंग्स. ऑलराइट, सब डिटेल में बात करेंगे. फिजिक्स में कितने टोटल सिलेबस होता है? टोटल 11-12 कंबाइन करके हम 5 यूनिट बना लेते हैं. राइट, 5 यूनिट्स में हम पढ़ाते हैं इसे. एंड इन दोज 5 यूनिट्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेटेज यूनिट वाइज एंड देन वेटेज चैप्टर वाइज इन नीट एग्जाम. पिछले 10-15 साल के पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद जो हमको समझ में आया कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट, नाउ दिस इज ऑल गोइंग टू बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के एनालिसिस एंड दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेटेज दैट यू कैन सी ऑफ. ऑलराइट, नाउ other thing that we are going to talk about is difficulty level as well. कौन से चैप्टर से, कौन से यूनिट से, यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज. राइट, सो कौन से यूनिट से ज्यादा डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से यूनिट से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, कहां से मीडियम लेवल क्वेश्चंस आते हैं. राइट, ये भी आपको जानना जरूरी है बिकॉज अगेन जिस चीज को आप कॉन्कर करने के लिए निकले हो, आप नीट को कॉन्कर करने के लिए निकले हो, तो नो योर एनिमी. Right? So here as well, when we talk about difficulty level, don't worry about it. We are talking from the students perspective, right? इतने सालों से जो स्टूडेंट्स से हम इंटरेक्ट करते हुए आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि ये वाला चैप्टर पढ़ने से हमें इजी लगता है या क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर साउंड टफ, राइट? जो उससे हमने अपना इजी, मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल देखा है. Alright, not from teacher's perspective, so to speak, right? Because हम तो इतने साल से पढ़ा रहे होते हैं, हमें सारे ही चैप्टर्स हम बोल देंगे easy है. So here we go. Unit wise, chapter wise, difficulty level, unit wise, chapter wise, weightage, and what are the most important chapters that you should definitely prepare, right? Okay. Before we go there though, there is a very important announcement. So, हमारे आकाश बायजूस ऐप से आप बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. You can go through videos. जो मैं important concepts की बात करूंगी, चैप्टर्स की बात करूंगी, you can always go to the Akash Byju's app and you will find the explanations really well done with lots of 3D animations. ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एंड पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस इसकी एक मेरी एटलीस्ट बहुत फेवरेट चीज है. क्या कि जिस चीज में आप, जिस भी कॉन्सेप्ट में आप वीक होते हो, ये इसका एल्गोरिदम, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, द एप्स एल्गोरिदम आइडेंटिफाइज इट एंड गिव्स यू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दोज कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो दैट आपकी वीकनेस धीरे धीरे कम होती चली जाए और आपके वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए. ऑलराइट, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. And especially for NEET 2022 aspirants, we have India's biggest mock test coming up. All right, all India mock test brought to you by Akash Byju's NEET. And यहाँ पर अभी भी लाखों लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं. जैसे कि नीट में लाखों लोग बैठते हैं, वैसे ही हमारे टेस्ट में भी लाखों लोग बैठने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से. और यहाँ से आप अपना खुद का परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं. राइट, घर पे जब आप मॉक्स लिखते हैं तो आपको लगता है कि ऑलराइट, यू आर जस्ट कंपीटिंग विद योरसेल्फ, राइट? एंड दैट्स अ वेरी गुड वे टू इंप्रूव. यू शुड राइट मॉक्स एवरी डे
till 17 July, till the exam date, right? क्योंकि at least 1 month of everyday mocks should happen. But when you are writing all India mock tests, you are actually understanding where you stand in this sea of competition. इतने सारे हजारों लाखों बच्चों के बीच में आप कहां पे स्टैंड करते हैं, आपको पहले ही अगर पता चल जाएगा कि यहां पर मेरी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरी वीकनेस आ रही है, मैं मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सवाल नहीं कर पा रही हूं या फिर मैं रोटेशनल के सवाल नहीं कर पा रही हूं, तो you will be able to work on them before the exam, right? So make sure you do that. 3rd and 10th July 2 दिन ये एग्जाम होने वाला है एंड आपके फेवरेट टीचर्स आने वाले हैं इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल टू डिस्कस do the analysis. Alright? चलो. Now let's get to the weightage. Alright? Unit wise weightage की जब हम बात करेंगे तो unit name, mechanics, हीट इन थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, 5 यूनिट है हमारे, राइट? 5 यूनिट्स में हमने पूरा सिलेबस डिवाइड कर दिया है. एज यू कैन सी, परसेंटेज ऑफ मैकेनिक्स इज रियली बिग. 40 to 42% का वेटेज हम बात कर रहे हैं, राइट? सो इन टोटल इफ यू टॉकिंग अबाउट 50 क्वेश्चंस, वी आर लुकिंग एट 20 to 22 क्वेश्चंस फ्रॉम मैकेनिक्स इटसेल्फ, राइट? एंड जब मैं मैकेनिक्स बोलती हूं तो मैं स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमैटिक्स, राइट, मोशन इन वन डायमेंशन से स्टार्ट करके हम वेव्स तक की बात करते हैं, राइट? मैकेनिकल वेव्स, साउंड एंड फ्लूइड, सॉलिड प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो मैकेनिक्स अगेन सबसे ज्यादा भारी वेटेज रखता है. देन वी गो टू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का अप्रोक्सीमेटली 9 से 11% का वेटेज है, 9 to 11%. दैट मीन्स वी आर लुकिंग एट 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगेन बिकम्स अ वेरी बिग चंक ऑफ द सिलेबस, राइट? यहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड वी आर गोइंग टिल EMI एंड AC, ऑलराइट? तो AC तक हम बात करते हैं एंड वी गो, इट हैज 24 to 25% ऑफ वेटेज, राइट? सो 12 to 13 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से. नेक्स्ट वी गो टू ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों कंबाइन होते हैं, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? एंड यहां पे आपको 8 to 9% का वेटेज मिलेगा, विच इज अगेन अ प्रीटी गुड वेटेज फॉर जस्ट 2 चैप्टर्स इफ यू टॉकिंग अबाउट, राइट? सो 4 to 5 क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न फिजिक्स, वी आर गोइंग स्ट्रेट फ्रॉम एटॉमिक फिजिक्स टिल सेमीकंडक्टर्स. Alright, so 14 to 15% का वेटेज यहां पे भी दिख रहा है, which is again a pretty good chunk of weightage, and 7 to 8 questions आप यहां से expect कर सकते हैं, right? So now, if I arrange all of this, right, in a pie chart में बहुत अच्छे से दिखाई भी देता है, तो आपको दिखेगा again ये पूरा chunk, 40% of the chunk contains mechanics, right? 40% of the chunk contains mechanics, 11% heat and thermodynamics, 9% approximately optics, modern physics 15%, and electromagnetism 25%. So, जितने भी लोग हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मैकेनिक्स छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो नहीं चलेगा. मैकेनिक्स करना है. नाउ इन मैकेनिक्स देयर आर मेनी चैप्टर्स आउट देयर, राइट? हम काइनेमैटिक्स से स्टार्ट करते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, रोटेशनल डायनामिक्स, SHM, राइट? ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं. अब हम आगे जाकर के चैप्टर वाइज वेटेज की बात करेंगे एंड चैप्टर वाइज इजी, मॉडरेट, डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे, सो दैट यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि कौन सा चैप्टर है जो कि इजी भी है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड आई शुड मेक श्योर दैट दिस इज स्ट्रॉन्ग फॉर मी, राइट? एग्जैक्टली. सो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज की बात करते हैं, ठीक है? सो अभी तक हमने यूनिट वाइज वेटेज की बात की, अब हम चैप्टर वाइज वेटेज की बात करते हैं, और यहीं पे मैं डिफिकल्टी लेवल भी आपको बताती जाऊंगी. ऑलराइट, सो हियर वी गो. मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स, पूरे मैकेनिक्स को जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मैकेनिक्स पार्ट 1 एंड मैकेनिक्स पार्ट 2, राइट? मैकेनिक्स पार्ट 1 में हम कहां से, मैकेनिक काइनेमैटिक्स से लेकर के रोटेशन तक के चैप्टर्स आते हैं हमारे, राइट? सो अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि काइनेमैटिक्स से देखोगे तो करीब करीब, and this is also an average number that we figured out from previous year's papers,
इस कमिंग नीट में मैं ये नहीं बोल रही हूं कि 2 ही क्वेश्चन आएंगे, बट 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है. ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. एक्चुअलिटी आपको पेपर के बाद ही पता चलेगी कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऑलराइट, सो काइनेमैटिक्स से करीब करीब 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं. मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, बहुत इजी भी नहीं, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में से भी 4 करीब करीब क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, एंड दे आर ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल. नाउ यू अंडरस्टैंड, सी काइनेमैटिक्स काफी बड़ा चैप्टर है कंपेयर टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, राइट? बट एनएलएम एंड फ्रिक्शन से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं. वर्क एनर्जी पावर बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, और इसमें से 2 क्वेश्चंस करीब करीब एक्सपेक्टेड होते हैं, इजी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं. देन अगेन कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास से भी करीब करीब 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के. रोटेशनल डायनेमिक्स ऑन द अदर हैंड डज टेंड टू बी अ बिट डिफिकल्ट चैप्टर फॉर द स्टूडेंट्स. इससे भी करीब 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, एंड इसमें भी देयर आर अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स दैट आर वेरी मच प्रिफर्ड बाय एनटीए फॉर सम रीजन, राइट? अगर आप बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन की, वो उस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और एक होता है प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस, राइट? नाउ इसके करीब करीब डिफिकल्टी लेवल काफी हाई होता है. एंड इफ वी गो टू मैकेनिक्स 2, राइट, अगर हम मैकेनिक्स 2 में जाते हैं तो हमारे पास ये चैप्टर्स आ जाते हैं, एसएचएम, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव. और यहां पे आप देखेंगे कि एसएचएम से करीब करीब 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, एंड एसएचएम इफेक्टिवली कल्मिनेट्स into whatever, a lot of it that you've learned from kinematics to rotational motion, right? तो आप काइनेमैटिक्स से रोटेशनल मोशन के बीच में जितना भी एनालिसिस करते हैं, जितना भी पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में, वो सारी जानकारी यूटिलाइज होती है एसएचएम के क्वेश्चन सॉल्व करने में. इसीलिए स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है, राइट? बिकॉज कहीं पे भी अगर आपका वीक रह गया तो इट इज अ गुड प्रोबेबिलिटी आप एसएचएम के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो 1 क्वेश्चन, pretty less number of question, right? And difficulty level turns out to be a little high. But अगर हम solids and fluids की बात करें तो again 2 questions करीब करीब expected होते हैं, and इसमें surface tension, viscosity वगैरह include करके मैं बोल रही हूँ, and they tend to be easy questions, right? Now next we go to gravitation. Gravitation से भी करीब 2 questions expected होते हैं, easy questions expected होते हैं. स्ट्रिंग वेव से भी 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस, एंड साउंड वेव से करीब 1 क्वेश्चन विच इज ऑल्सो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, राइट? तो ये तो हो गया हमारा मैकेनिक्स चैप्टर वाइज कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, एंड इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट. नाउ यू वुड सी दैट करीब करीब इन नीट करीब करीब सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज मिल रहा होता है. कुछ ही चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा ज्यादा वेटेज मिल रहा होता है, एंड इफ दे आर इजी ऑल्सो देन यू हैव टू ग्रैब देम एंड वर्क एट इट, राइट? चलो नेक्स्ट वी गो टू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर, राइट, 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड, इजी. आप पूरा यूनिट देख सकते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, हीट ट्रांसफर, थर्मल फिजिक्स, केटीजी, कैलोरीमेट्री, सब में से इजी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, राइट? तो हीट एंड थर्मो एक ऐसा यूनिट है जो कि आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है? हीट ट्रांसफर में कभी कभी आप देखोगे कि रेडिएशन से लोग थोड़ा बहुत डर जाते हैं कभी कभी, या थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो यू नो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, उससे लोग डर जाते हैं कभी कभी. बट दीज आर वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स गाइस, ओके? नेक्स्ट वी कम टू द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ईएम वेव्स, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अगेन बड़ा चैप्टर है, इंक्लूडिंग कैपेसिटर्स, आई एम सेइंग, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही मैंने कैपेसिटर्स इंक्लूड कर लिया है. अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड, इजी क्वेश्चंस आते हैं ये. करंट इलेक्ट्रिसिटी में से करीब करीब 3 क्वेश्चंस आते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, एंड दीज आर इजी क्वेश्चंस, राइट? सो ये टॉपिक्स, स्पेशली द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मुलेज, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेक श्योर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में बिल्कुल ग्राउंड लेवल कॉन्सेप्ट से और डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? स्पेशली इन नीट इज गुड दैट वे. सो
मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो 3 क्वेश्चंस अप्रॉक्सिमेटली एक्सपेक्टेड होते हैं. अगेन इजी क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं. EMI एंड AC से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के. EM वेव से 1 क्वेश्चन इजी. EM वेव्स अगेन बहुत छोटा सा चैप्टर है, हैंडफुल ऑफ फॉर्मुलेज देयर एंड ओनली फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस कम, राइट? तो आराम से आपसे हो जाते हैं ये. सो दिस इज अगेन वन सच यूनिट जो कि आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए. एज यू कैन सी, एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, एवरी अदर चैप्टर से इजी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक्स की बात करते हैं. ऑलराइट, ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. एज आई सेड, इससे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से करीब 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 1 क्वेश्चन. एंड स्टूडेंट्स फाइंड दीज क्वेश्चंस अ बिट डिफिकल्ट. डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई इसलिए लगता है क्योंकि स्पेशली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ना कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है? लॉन्गर क्वेश्चंस कम, डिफिकल्टी लेवल कभी कभी हाई हो जाता है बिकॉज टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हो अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो. बट आई वुड से ऑप्टिक्स अगेन द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इजी, the formulas are very very easy and the questions will be very very straightforward formula based. They might turn out to be a bit longer and that is why the difficulty level turns out high, right? So this is a chapter, this is a unit from which mostly moderate to difficult level के questions आते हैं. Next we go to modern physics, right? Modern physics में again as I told you, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इजी. एटॉमिक फिजिक्स से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ऑल्सो इजी. न्यूक्लियर फिजिक्स से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, इजी अगेन. एंड सेमीकंडक्टर से 1 या 2 क्वेश्चन इजी, राइट? सो यहां पे आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो वन यूनिट विच इज कंप्लीटली इजी क्वेश्चन आते हैं जिसमें से, राइट? करीब 14-15% का वेटेज होता है मॉडर्न फिजिक्स का एंड पूरे easy questions. So all you need to do is make sure your basic concepts are clear and the formulas are at the tip and you'll be able to solve, right? चलो अब देख लेते हैं कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से एक पाई चार्ट मैं आपके लिए लेके आई हूं, राइट? सो यहां से भी देखने में बहुत इजी होता है कि 60% of the syllabus, 60% of the questions that are asked in NEET are easy, right? और ये students बोलते हैं कि ये easy questions हैं. Now, if I talk about medium difficulty level, moderate difficulty level, it is 25%. And if I talk about really difficult questions, it is only 15%, right? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप चुन चुन के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो इवन इफ आई टॉक अबाउट ओनली इजी, राइट, अगर आपने सिर्फ 60% देखा तो इजी corresponds to 60% of 180, right? 180 का फिजिक्स पेपर होता है, that gives you 108 marks. 108 तो ऐसे ही आपके चुटकी बजा के आएंगे, right? Next, if I talk about easy plus medium, आपने सोचा ठीक है मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते फिजिक्स में, बट मुझे सिर्फ इजी और मीडियम करने हैं. अगर आपको सिर्फ इजी और मीडियम ही करने हैं, then also this comes out to be what? 60 plus 25, 85%. 85% of paper, which out of 180, 85% of 180 corresponds to what? 153 marks. 153. That is a very good score, guys, नीट के लिए, right? अगर आप फिजिक्स में 153 स्कोर कर लेते हैं, राइट, एक आध आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, 160 स्कोर अगर आपका फिजिक्स में है, तो यू आर गुड टू गो. आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, राइट? सो अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं जो कि बिल्कुल टॉप की सोचते हैं. आप जब टॉप की सोच रहे हो तब आप बोलोगे कि ओके, द रेस्ट ऑफ द 15% questions that are there that are of higher difficulty level, मैं उनको भी बहुत अच्छे से कर लूंगा. And let me assure you guys, ये जो 15% जो कि higher difficulty level आपको दिख रहा है, this also is based on understanding and application of basic concepts of those chapters only,
ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है, वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिजिक्स में. एज आई टोल्ड यू, द ओनली डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज दैट फिजिक्स में क्वेश्चंस बहुत रेयरली रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते. क्या रिपीट होता है? कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, लेकिन वही कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस आते रहेंगे. सो व्हाट डू वी डू? We make sure we analyze previous year's question papers. We make sure we get our concepts clarified, and we make sure that we are smart in choosing chapters. अगर आपको चूज करना ही है, अगर आपको लगता ही है कि नहीं मुझसे फिजिक्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, डोंट वरी. You can still go for easy plus medium and go for 153 marks. Right? That is a pretty good deal. All right? Now, grade wise अगर हम देखते हैं तो लास्ट के 10 years के जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से जो दिखता है वो करीब करीब 50-50% आपको दिखता है. राइट? ग्रेड 11 से अप्रोक्सीमेटली 51%, ग्रेड 12 से अप्रोक्सीमेटली 49%, विच मीन्स ग्रेड 11 ग्रेड 12 के पोर्शंस दोनों बिल्कुल इक्वली बराबर का वेटेज रखते हैं. 11th को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 12th को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. राइट? बट देन अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कौन कौन से यूनिट्स हमें करने ही चाहिए. एज आई सेड, मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज इजी मॉडरेट डिफिकल्ट बता दिया है. आप इजी चैप्टर्स को, मॉडरेट चैप्टर्स को डेफिनेटली करिए. हायर डिफिकल्टी लेवल चैप्टर्स का व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मुलेज तो डेफिनेटली याद रखना है यार. राइट? सो हियर वी गो. मस्ट डू चैप्टर्स एंड यूनिट्स. मॉडर्न फिजिक्स पूरा इजी होता है. मैकेनिक्स इजी एंड मॉडरेट एक्सेप्ट फॉर रोटेशन एंड एसएचएम. 2 चैप्टर्स अगर आप छोड़ना है तो आप सोच सकते हैं कि ठीक है उनका मैं बाद में सोचूंगी, बट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स इजी टू मॉडरेट. राइट? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, द एंटायर थिंग इज इजी टू मॉडरेट. राइट? पूरा इजी है एक्सेप्ट फॉर ईएमआई एंड एसी. ईएमआई से थोड़े बहुत ट्विस्टेड सवाल आ जाते हैं कभी कभार, बट अदर देन दैट एंटायरली बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एंड फॉर्मुलेज. राइट? हिडन थर्मोडायनेमिक्स एंटायरली इजी. ये यूनिट्स आपको नहीं छोड़ने हैं, डेफिनेटली करना है. राइट? एंड मेक श्योर यू डू अ लॉट ऑफ मॉक्स, स्पेशली. राइट? जैसे ही आपके एग्जाम डेट से 30 days बचे होते हैं, वैसे ही आप एवरी डे मॉक्स लिखना स्टार्ट कर दो. राइट? अभी तो खैर काफी कम दिन बचे हुए हैं. राइट? 2 weeks आर देयर, बट मेक श्योर यू राइट मॉक्स एवरी डे and make sure you get yourself, know your enemy and know yourself. These are the 2 tenets of winning any war. Sun Tzu. All right? And guys, stay motivated, stay fresh, stay healthy, stay happy, and this is where I'll take your leave. Happy learning.